नमस्कार, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। आज हम किसी विषय पर चर्चा करने या डिस्कशन करने के लिए नहीं हाजिर हैं। आज का जो विषय है वह वास्तव में सरकार से एक प्रश्न के रूप में है कि सरकार कब तक निजी शैक्षणिक संस्थाओं को बंद रखेगी कोरोना संकट के नाम पर। आज का सीधा सा प्रश्न है सरकार से, ना कि किसी विषय पर चर्चा है। प्रश्न यह है कि सरकार कब तक कोचिंग संस्थाओं, इनके अध्यापकों और इनमें पढ़ने वाले लाखों विद्यार्थियों के जीवन के साथ खिलवाड़ करेगी। यह प्रश्न पूर्णतः विद्यार्थियों के जीवन से जुड़ा हुआ है, उनके कल्याण से जुड़ा हुआ है, उनके माता पिता को के द्वारा उठाए जा रहे आर्थिक क्षति से जुड़ा हुआ है, उनके अध्यापकों के द्वारा उठाई जा रही आर्थिक क्षति से जुड़ा हुआ है एवं इन कोचिंग संस्थाओं की आर्थिक क्षति से जुड़ा हुआ है। साथ ही साथ इसका प्रभाव कहीं ना कहीं भारतीय अर्थव्यवस्था पर भी पड़ता है, तो कहीं ना कहीं भारत की आर्थिक क्षति से भी जुड़ा हुआ है। प्रत्यक्ष रूप से ना सही, अप्रत्यक्ष रूप से जरूर। सीधा सा प्रश्न है सरकार से। अगर हम देखते हैं तो भारत में लाखों की संख्या में नवयुवा प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए या उच्च शिक्षा के अध्ययन की तैयारी के लिए कोचिंग संस्थाओं का सहारा लेते हैं। अगर देखा जाए तो एक आंकड़ों के अनुसार कम से कम 50 लाख या इससे अधिक विद्यार्थी प्रतिवर्ष प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए बाजार में उतरते हैं। यह केवल प्रतियोगी परीक्षाओं तक ही जुड़ा हुआ नहीं होता इन विद्यार्थियों की संख्या, बल्कि इंजीनियरिंग, मेडिकल और मैनेजमेंट की तैयारियों से भी जुड़ा हुआ है। और भारत में कहीं ना कहीं जो कोचिंग संस्थाएं हैं वे एक उद्योग जगत का रूप धारण कर चुकी हैं। ये उद्योग जगत में अपनी एक पहचान बना चुकी हैं। यह बात अलग है कि यह क्षेत्र असंगठित है, तो सरकार का ध्यान इस क्षेत्र की तरफ नहीं जा रहा है और जिसकी कीमत कहीं ना कहीं इन कोचिंग संस्थाओं को, इनके विद्यार्थियों को और इनके अध्यापकों को उठानी पड़ रही है। और अप्रत्यक्ष रूप से इससे जुड़े हुए जो अन्य कारोबार हैं उनको उठाना पड़ रहा है। यदि हम देखते हैं तो 2019 में करवाए गए एक सर्वे के अनुसार, जिसको मैंने लिया है moneyBhaskar.com से, इस सर्वे के अनुसार करीब 40 लाख विद्यार्थी इंजीनियरिंग, मेडिकल और मैनेजमेंट की तैयारियों के लिए बाजार में उतरते हैं। और कहीं ना कहीं भारत में कुल कोचिंग बाजार का जो योगदान है वह करीब 51,712 करोड़ रुपए का है। यह टेक्नोपैक नामक संस्था के द्वारा सर्वेक्षण जो कराया गया था वर्ष 2019 में, उसके अनुसार बोल रहा हूं। यानी आज से एक वर्ष पूर्व 51,712 करोड़ रुपए का इसका योगदान था भारतीय अर्थव्यवस्था को, जिसमें कि 40 लाख करीब विद्यार्थी इंजीनियरिंग, मेडिकल और मैनेजमेंट की तैयारियां कर रहे थे। वर्ष 2008 में यही कोचिंग उद्योग का जो कारोबार था वह 11,721 करोड़ रुपए का था, जो कि 2019 में बढ़कर 51,712 करोड़ रुपए का हुआ। अगर हम देखते हैं तो अकेले इंजीनियरिंग के क्षेत्र में जो यह कारोबार है वह करीब 20,685 करोड़ रुपए का है, मेडिकल के क्षेत्र में 13,790 करोड़ रुपए का है और प्रबंधन के क्षेत्र में यह 1,034 करोड़ रुपए का है। और बाकी जो 51,712 करोड़ रुपए का जो शेष है वह कहीं ना कहीं एसएससी, बैंकिंग, रेलवे और सिविल सेवा की तैयारी करने वाले क्षेत्रों का है, इन कोचिंग उद्योगों का है। अगर हम देखते हैं इन आंकड़ों पर यदि हम गौर करें तो कहीं ना कहीं कोरोना संकट आने के पश्चात यह बाजार सबसे ज्यादा प्रभावित और ध्वस्त हुआ है। अगर हम इस बाजार के अन्य मामलों पर भी अगर नजर डालें तो कहीं ना कहीं पूरे देश में, पूरे भारत में जो कोचिंग संस्थाएं फैली हुई हैं, कुछ संस्थाओं का कारोबार या टर्नओवर करोड़ों और अरबों में भी जाता है, तो वहीं दूसरी संस्थाएं कुछ ऐसी भी हैं जो अपने सर्वाइवल के लिए छोटे शहरों में पनप रही थीं। हालांकि इस कोरोना लॉकडाउन का प्रभाव कहीं ना कहीं बड़ी संस्थाओं पर बहुत गंभीरता से पड़ा है, लेकिन उनके भीतर झेलने की क्षमता भी उतनी ही ज्यादा है। वहीं छोटी संस्थाएं जो छोटे शहरों में पनप रही थीं, उनके ऊपर इसका प्रभाव
बहुत ज्यादा पड़ा है। कोचिंग उद्योगों को सरकार कम ना आके, अगर मैंने आपको जैसा कि आंकड़ा दिया है, आप उनके एडवर्टाइजमेंट से देख सकते हैं, चाहे आप कोटा चले जाएं, नई दिल्ली चले जाएं या इलाहाबाद चले जाएं, यहां पर आपको बड़ी संख्या में विद्यार्थी तैयारी करते हुए दिख जाएंगे। और इनकी आय का यदि अंदाजा लगाना है तो आप इनके द्वारा जो एडवर्टाइजमेंट पे पैसा खर्चा किया जाता है उससे इस कारोबार का अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन हालांकि सभी कोचिंग इस अवस्था तक नहीं पहुंच पाई हैं। केवल मेडिकल इंजीनियरिंग और सिविल सेवा की कुछ बड़ी जो संस्थाएं हैं वही उद्योग के इस औद्योगिक स्तर तक पहुंच पाई हैं। बाकी संस्थाएं जो छोटे शहरों में पनप रही हैं या राज्यों के छोटे जिलों में पनप रही हैं, वे किसी न किसी रूप में बेरोजगारों को एक रोजगार या सर्वाइवल उपलब्ध कराने का कार्य कर रही थी, और दोनों पर ही इसका प्रभाव पड़ा है। लेकिन बड़े झेल ले गए और छोटे इसको झेल नहीं पाए। हाल ही में एक न्यूज़पेपर में पढ़ रहा था जिसमें कि अलीगढ़ की खबर आई है, जिसमें यह पता चला है कि कोचिंग संस्थाओं के जो निजी शिक्षक हैं वे भुखमरी की कागार पर पहुंच चुके हैं। आखिर ये शिक्षक भुखमरी की कागार पर पहुंचे हैं तो इसका अर्थ है कि इनकी कोई बेहतर आय नहीं रही होगी। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि कोचिंग पढ़ाने वाले सभी शिक्षक भुखमरी के दौर से ही गुजर रहे हैं, क्योंकि इसमें मैंने बताया कि बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं जो एक कारपोरेट का रूप धारण कर चुकी हैं, और कुछ संस्थाएं तो इस रूप में भी हैं जिसमें कम से कम एक बटालियन के जितने कर्मचारी कार्य करते हैं। इनमें पढ़ाने वाले जो अध्यापक हैं या जो फैकल्टीज हैं उनकी मोटी तनख्वाहें हैं, वे किसी भी रूप में सेना के एक कर्नल से कम नहीं हैं। अगर पैकेजेस की देखा जाए तो इंजीनियरिंग और मेडिकल क्षेत्र में या आईएएस की तैयारी कराने वाले जो अध्यापक हैं, ऐसे भी अध्यापक मिल जाएंगे जिनकी वार्षिक आय 30 लाख रुपए तक है, यानी कि मासिक आय 2.5 से 3 लाख रुपए बनती है, जो कि किसी भी रूप में एक बटालियन के कर्नल से कहीं ज्यादा है। यदि इसमें नौ उभरता हुआ शिक्षक है और बेहतरीन शिक्षक है, 7 और 8 साल से पढ़ा रहा है, तो उसकी भी पर मंथ की आमदनी जो बेहतर संस्थाएं हैं उनकी 1.5 लाख रुपए महीने के आसपास की है या 1.25 लाख रुपए से अधिक की है, जो कि किसी भी रूप में एक सेना के मेजर की तनख्वाह से अधिक है। इनकी आय जो बंद हुई है तो कहीं ना कहीं इसका संकट इनके परिवार को भी झेलना पड़ा है, या इनकी क्रय शक्ति जो कम हुई है उसका बाजार पर भी असर पड़ा है। फिर भी ये फैकल्टीज अच्छे घरों के हैं या इनकी आय का स्तर अच्छा रहा है कि ये कहीं ना कहीं इस आर्थिक बोझ को झेल पाने में सक्षम है। लेकिन बहुत सी ऐसी कोचिंग संस्थाएं हैं जो कि छोटे शहरों में पनपी हुई हैं, एसएससी, बैंक, रेलवे आदि से जुड़े हुए प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराती हैं, तो कहीं ना कहीं जो इनका कारोबार है उतना परिपक्व अवस्था में नहीं था। मैं स्वयं देख रहा था फेसबुक पे, एक कोई कोचिंग संचालक थे किसी छोटे शहर के, वो बता रहे थे कि हम लाखों में फीस नहीं लेते हैं, हमारे फीस 2000 से 4000 के बीच आता है, किसी भी तरीके से हम अपनी परवरिश कर ले रहे हैं। तो अब प्रश्न है कि ये जो शिक्षक जो छोटे शहरों के या जो छोटी कोचिंगों के बेरोजगार हुए हैं, इनके घर की रोजी रोटी कौन चलाएगा और इसके लिए जवाबदेह कौन है? हाँ, बड़े शिक्षक भी बेरोजगार हुए हैं इस 6 माह में, उनके ऊपर भी प्रभाव बहुत पड़ा है, और कहीं ना कहीं वे आर्थिक योगदान भी जो समाज को दे रहे थे, उस आर्थिक योगदान को जो देने का जो उनका लक्ष्य था या जितना वो दे रहे थे वे भी कम पड़ गया है। तो कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से अन्य बाजार भी प्रभावित हुए हैं। आखिर इसकी भरपाई कौन करेगा? जैसे कि अगर अकेले कोटा शहर में देखा जाए तो कम से कम 15 लाख से अधिक विद्यार्थी इंजीनियरिंग और मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं। तो शिक्षक तो बेरोजगार हुए ही, कोचिंग संस्थाएं तो बर्बाद हुई हैं, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से इन विद्यार्थियों के आने से जो वहां का बाजार विकसित हुआ था या जो बाजार लाभ कमा रहा था, वो बाजार भी कहीं ना कहीं परोक्ष रूप से प्रभावित हुआ है। ठीक यही हाल इलाहाबाद का है सिविल सेवा की तैयारी का, या दिल्ली मुखर्जी नगर, राजेंद्र नगर में चले जाएं। इलाहाबाद के लिए तो एक सामान्य सी कहावत प्रचलित है कि अगर कोई एक पत्थर भी फेंके तो विद्यार्थी के ऊपर ही जाकर के लगता है। तो कहीं ना कहीं वहां के दुकानदार हुए, होटल मालिक हुए, या
जो मकान किराए पर दे रखे हैं वो मकान मालिक हुए, तो कहीं ना कहीं परोक्ष रूप से उनकी आय भी प्रभावित हुई है। इसका मूल कारण केवल यही है कि इतने दिनों तक या लंबे समय तक इन कोचिंग संस्थाओं को बंद रखा गया है। सरकार को क्या इसके खोलने पर विचार नहीं करनी चाहिए? यदि हम देखें तो सरकार नेट की परीक्षा करा रही है, जेईई की परीक्षाएं करा रही है, बीएड की परीक्षाएं कराई, यहां सोशल डिस्टेंसिंग का कितना पालन किया गया? क्या जो मामले सरकार के राजस्व से जुड़े हुए हैं, सरकार लोगों की जान को जोखिम में डालकर भी राजस्व की वसूली कर सकती है? यदि नहीं, सरकार का उद्देश्य सही है, सरकार की नैतिकता इस बात की गवाही दे रही है कि नहीं, ये प्रतियोगिता परीक्षाएं करानी चाहिए क्योंकि सत्र पिछड़ जाएंगे और विद्यार्थियों की भीड़ इकट्ठा होने दे रही है, तो आखिर कोचिंग संस्थाओं को संचालित करने में ऐसी कौन सी दिक्कत आ जाएगी जब वहां सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा? यहां तक कि कोचिंग संस्थाएं कह भी रही हैं कि हम सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करेंगे। मैं आपसे यह नहीं कह रहा हूं कि आप इंटरमीडिएट स्तर तक की परीक्षाएं या स्कूलों को संचालित करिए या ऐसे कोचिंग संस्थाओं को संचालित करिए जो इंटरमीडिएट या उससे नीचे का कारोबार करते हैं, क्योंकि निश्चय ही यहां परिपक्व बालक होते हैं या फिर वह बच्चे अपने आप को पूर्णतः नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन जहां पर 18 वर्ष से ऊपर के मैच्योर विद्यार्थी हैं और आपकी अन्य परीक्षाओं में वह बैठ सकते हैं, जाहिर सी बात है वह तैयारी भी कर सकते हैं। केवल अध्यापकों और कोचिंग संस्थाओं पर ही प्रभाव नहीं पड़ा है, बल्कि हमारे गार्जियन यानी विद्यार्थियों के गार्जियन जो इन कोचिंग संस्थाओं में फीस पेड कर रहे हैं। अगर आप चले जाएंगे तो इंजीनियरिंग और मेडिकल कोई भी तैयारी होगा तो 80,000 1 लाख रुपए से कम की फीस नहीं होगी। यदि आप सिविल सेवा की अच्छी संस्थाओं में चले जा रहे हैं जहां शिक्षक मोटी तनख्वाहें लेते हैं, वहां पर फीस 1.5 लाख रुपए, 2.25 लाख रुपए तक जाती है। तो कहीं ना कहीं जो गार्जियन अपने जेब से ये पैसा खर्चा कर रहा है और उसके बदले में उसके बच्चे को कुछ हासिल नहीं हो रहा है, तो जो मनोवैज्ञानिक प्रताड़ना या जो मनोवृत्तिक प्रताड़ना यह अभिभावक उठा रहा है, इसकी भरपाई कौन करेगा और कब तक करेगा? क्या सरकार को इस पर विचार नहीं करनी चाहिए? कोचिंग संस्थाओं को क्या इसके लिए संगठित होकर आवाज नहीं उठानी चाहिए? हालांकि मैं स्वयं लखनऊ में शिक्षा दे रहा हूं और यहां पर उत्तर प्रदेश कोचिंग संघ के नाम से जो है उत्तर प्रदेश कोचिंग वेलफेयर एसोसिएशन के नाम से एक संस्थाएं उभर करके सामने आई हैं, लेकिन ये संस्थाएं अपनी आवाज को क्या बड़े स्तर तक उत्तर प्रदेश सरकार के समक्ष रख पाएंगी? क्या राज्य सरकार इनकी सुनवाई करेंगी? कहीं ना कहीं इस पर भी अभी प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। इतना बड़ा कारोबार प्रभावित हो रहा है, इतने बड़ी संख्या में लोग प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से प्रभावित हो रहे हैं, विद्यार्थी प्रभावित हो रहे हैं, लेकिन सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है। साथ ही यदि हम राष्ट्रीय मीडिया के चरित्र पर भी देखें तो कहीं ना कहीं उंगली उठाने लायक है। रोज एक ही खबर, सुशांत की हत्या, सुशांत की हत्या, सुशांत की हत्या। क्या इसके अलावा हिंदुस्तान में अन्य हत्याएं नहीं हुई हैं या अन्य क्षेत्र प्रभावित नहीं है? तो राष्ट्रीय मीडिया क्या सरकार के दिखाए गए दिशा पर केवल और केवल 1-2 न्यूज तक ही सीमित होगी? राष्ट्रीय मीडिया अपने पद से क्या इतनी भटक गई है कि क्या उसको रोजगार, शिक्षा, चिकित्सा से जुड़े हुए मुद्दों पर प्रश्न उठाने का समय नहीं है? या फिर यह राष्ट्रवाद का चोला ओढ़े पूंजीवादी मीडिया है जो केवल सरकार के संरक्षण में कार्य कर रही है और वह आम मुद्दों से अपने आप को काट करके अपनी संवेदनहीनता का परिचय दे रही है? जब सुशांत मैटर खत्म होगा तो चीन का कोई मैटर उठाएंगे, फिर उसके बाद पाकिस्तान, फिर सुशांत। कुल मिला जुला करके ये कहीं ना कहीं जमीनी स्तर पे जो समस्याएं हैं, बेरोजगारी की, गरीबी की, अशिक्षा की, उसकी तरफ अपना ध्यान केंद्रित क्यों नहीं करना चाहते हैं? सरकार से सीधा सा प्रश्न है और यह प्रश्न राष्ट्रीय मीडिया से भी है। और इस बेरोजगारी की मार जो इन निजी कोचिंग संस्थानों के अध्यापकों एवं अध्यापकों के सभी अध्यापक नहीं, जो छोटे संस्थाओं के अध्यापक हैं उन पे जो पड़ रहा है उस पे, और बड़ी संस्थाओं के जो एक बड़ा कर्मचारी दल होता है, जैसे मैंने बताया कि एक बटालियन तक का इनका संगठन होता है जहां के फैकल्टीज
किसी भी रूप में जिला अधिकारी और कर्नल से अधिक तनख्वाह उठाते हैं, उसमें भी कहीं ना कहीं छोटे कर्मचारी होते हैं जो 10, 15, 12, 14 हजार की नौकरी करते हैं। उनके परिवार की परवरिश की गारंटी कौन लेगा और कब तक लेगा? आखिर सरकार इस पे ध्यान क्यों नहीं दे रही है? और कोचिंग संस्थाएं जिनका मैंने अभी नाम लिया कि लखनऊ में 2 एक कोचिंग संस्थाएं संगठित होकर के सामने आई भी हैं, एसोसिएशन बना भी दिया है, तो क्या संपूर्ण भारत, कोटा हुआ, नई दिल्ली हुई, इलाहाबाद हुई, यहां की कोचिंग संस्थाएं इतनी संगठित हैं? या फिर इनका संगठन इतना प्रभावी है कि यह सरकार पे अपना प्रभाव डाल सके? शायद आज तक राष्ट्रीय मीडिया तक पे इनके संगठन आवाज नहीं उठा पाए और राष्ट्रीय मीडिया का ध्यान नहीं केंद्रित कर पाए। तो ये अपने हितों की लड़ाई कैसे लड़ेंगे? जाहिर सी बात है, ये अपने हितों की लड़ाई नहीं लड़ सकते हैं, क्योंकि इसमें एक बड़ा शिक्षित वर्ग है। इसमें आने वाले अध्यापक इतने शिक्षित हैं या इससे इतने ज्यादा शिक्षित हैं जितना कि एक आईएएस का उच्च अधिकारी होता है। अगर डिग्रियों के मामले में देखा जाए तो कुछ अध्यापक ऐसे मिलेंगे जो कई प्रोफेसरों के बराबर अपनी योग्यता रखे हुए हैं, और कुछ अध्यापक इतने मैच्योर और इतने संवेदनशील और इतने योग्य मिलेंगे, शायद उतने कुछ प्रशासनिक अधिकारी ना हो। मैं यहां योग्यता की तुलना नहीं कर रहा हूं, टैलेंट की तुलना नहीं कर रहा हूं, सिर्फ ये इनकी विद्वता ही है कि यह सड़कों पे उतर करके अपने हितों की रक्षा के लिए सरकार के समक्ष ऊंची आवाज में अपने पक्ष को रख नहीं पा रहे हैं। शायद यही कारण है कि सरकार इन पर ध्यान नहीं दे रही है। तो कम से कम मैं अपने शब्दों के जरिए इन कोचिंग संस्थाओं को चाहता हूं कि इकट्ठा हो, साथ ही साथ सरकार भी के ऊपर भी एक नैतिक दबाव पड़ना चाहिए कि जब वह आईआईटी की परीक्षाएं करा सकती है, बीएड की परीक्षाएं करा सकती हैं, तो फिर इन कोचिंग संस्थाओं को संचालन का आदेश क्यों नहीं दे सकती? कब तक देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ होगा, देश के बच्चों के साथ खिलवाड़ होगा और देश के वर्तमान अध्यापकों के साथ खिलवाड़ होगा जो अपनी योग्यता और विद्वता के बल पे सरकारी नौकरी की खोज नहीं करते हैं, बल्कि अपने बौद्धिक सामर्थ्य से एक सरकारी अधिकारी की तुलना में अधिक वेतन अर्जित करते हैं। और जो उतना नहीं भी अर्जित करते हैं, 10, 15, 20, 25, 30 हजार रुपए महीने की अर्जित करते हैं, तो कहीं ना कहीं सरकार के समक्ष या स्वरोजगार या अपनी आत्मनिर्भरता का परिचय देते हैं। तो सरकार को मैं उम्मीद करता हूं कि निश्चित ही इनकी समस्याओं पर ध्यान देगी और जल्दी ही कोचिंगों का संचालन करेगी। फिर मिलते हैं नई समस्याओं और नए मुद्दों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।